हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृत्व हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने पहले 3 महीने में होने वाली तकलीफ़ों के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे आगे की प्रेगनेंसी के बारे में। चलो सपना, चौथे महीने पे पहुंच गए। अभी प्रेगनेंसी का अच्छा टाइम आ गया है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी कम हो गई है, सब जी। घर पे खुश हैं। हाँ जी। अब हम और लोग उनके टेस्ट भी हो गए। टेस्ट भी हो गए, प्रेगनेंसी एंटी स्कैन नॉर्मल है, जी डबल जी मार्कर नॉर्मल है, बच्चा भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने कितने महीने पे चेकअप करेंगे? जी। अभी हम लोग है ना चौथे महीने से एक महीने में एक ही बार बुलाते हैं। और अगर उनका कोई टीन प्रेगनेंसी है या ब्लड प्रेशर है या और कोई इश्यूज है तो फिर 15 दिन हफ्ता वो डिपेंड करेगा केस टू केस। बट नॉर्मल पेशेंट्स में महीने में एक बार बुलाया जाता है, चौथे, पाँचवें और छठे महीने में, 7वें महीने तक। 8वें महीने में हम उनको 15-15 दिन में बुलाते हैं और डिलीवरी के एक महीने पहले, जैसे 9वें महीना जैसे ही लगता है, हम उनको हफ्ते हफ्ते में बुलाते हैं। और ये सब हमारे लिए चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चेकअप्स में हम पेशेंट को ओवरऑल देखते हैं, उनका कितना वजन बढ़ रहा है, कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है और उनका ओवरऑल बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, जो हम चेकअप्स में करते हैं। और उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं और उनका ओवरऑल डाइट कैसा है वो हम ध्यान रखते हैं, हाइड्रेशन कैसा है, वो सप्लीमेंट्स और विटामिन सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और ये सब हमको हर विजिट्स में चेक करना रहता है। कौन सी मेडिसिन देंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन चौथे महीने से कौन सी होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरन। बहुत अच्छे। क्योंकि पहले 3 महीने में पेशेंट को वॉमिट हो रही है, घबराहट हो रही है, तो हम नहीं दे पाते हैं। कई बार अभी इंडियन फीमेल्स में तो हीमोग्लोबिन वैसे भी कम होता है, और जब जैसे अभी हमने सब रिपोर्ट्स की बात करी तो हमको पता पड़ जाता है, 8 वीक्स पे पता पड़ जाता है कि इनका तो 7 ही है, 8 ग्राम्स ही है, 9 ग्राम्स ही है। तभी पेशेंट एकदम चिंता करने लग जाते हैं कि सर हमारा हीमोग्लोबिन इतना कम है, हम क्या करें, कौन सी दवाई ले, कौन से इंजेक्शंस लगाए, और कई लोग तो ब्लड चढ़ाने की बात करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर हम लोग दवाई 3 महीने के बाद, जब उनकी घबराहट उल्टी कम हो जाती है, तब चालू करते हैं। हम पेशेंट को समझाते हैं कि अभी आपकी डिलीवरी को टाइम है, डिलीवरी को टाइम है, इसलिए हमारे पास और 6 से 7 महीने हैं, और इसमें हम आपको आयरन की टैबलेट्स, और अगर आयरन की टैबलेट्स सूट नहीं होगी तो ही आयरन के इंजेक्शंस, और इससे आपका खुद का खून बनेगा, आपको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आयरन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वन ऑफ द मेडिसिन। WHO ने भी ये कहा है कि 100 डेज प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक पैरासाइट होता है, फीटस, वो माँ से सब कुछ ले लेता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिलीवरी माँ में हीमोग्लोबिन की कमी दिखती है। अभी कई बार हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका हीमोग्लोबिन 11 या 12 था, लेकिन हमारे यहाँ एक रूटीन है कि हम डिलीवरी के 1 से 1.5 महीने पहले हीमोग्लोबिन फिर से टेस्ट करते हैं, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा कम है तो बीच में भी रिपीट करवाते हैं। और उसमें हमने देखने में आया कि जिनका 11-12 था, उनका 9 और 8 भी पहुँच जाता है, अगर वो कुछ नहीं ले रहे होते हैं। यही मैं इसी से बारे में पूछने वाला था। कुछ पेशेंट का 12 हीमोग्लोबिन होता है, वो बोलते हैं सर हमको हीमोग्लोबिन आयरन की Yes. टैबलेट की क्या ज़रूरत है। बच्चा आयरन माँ से लेता है तो वो माँ के स्टोर्स कम होते हैं, इसलिए आयरन की ज़रूरत है। अच्छा, आयरन की टैबलेट सूट नहीं हो रही है, फिर क्या करेंगे? इंजेक्शन आपने बोला, जी जी। डायरेक्ट आयरन के इंजेक्शन दे देंगे या फिर ब्रांड चेंज करके देखेंगे कभी आयरन कभी? के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। इनका एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग टाइप के आते हैं। फेरस है, सल्फेट, जो गवर्नमेंट सेटअप में अलग आता है, प्राइवेट में 3-4 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स चेंज करके ट्राई करते हैं। उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की टैबलेट के साथ कोई भी दूसरी टैबलेट ऐड ऑन नहीं करनी चाहिए। अगर कैल्शियम की टैबलेट आयरन के साथ दे दी जाए तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, वो भी हम अभी बात करेंगे आगे। इसे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये रात को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रात को वो एसिडिटी और घबराहट, हमको सबको पता है कि आयरन की टैबलेट लाल कलर की गोली, मतलब खून बढ़ाने वाली गोली, और उससे एसिडिटी, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक कलर के स्टूल्स, ये तो होते ही हैं। बट कुछ लोगों को बिल्कुल ही सहन नहीं होती है, वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। और आइडियली आयरन की गोलियां भूखे पेट लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम, जो पेट खाली और पेट में एसिड है, तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली पेट जब आप ये गोली लेते हैं तो वो और ज़्यादा छाती में जलन और एसिडिटी करती है। इसलिए अभी हमारी प्रैक्टिस में हम लोग पेशेंट्स को आयरन की टैबलेट दोपहर का खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद देते हैं, और उसमें वो लोग काफ़ी हैप्पी हैं और ले भी पा रहे हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिससे बॉडी में आयरन बढ़ता है? इंडियन वेजिटेरियन डाइट। यस, अभी हम सब इंडियन वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहे हैं, और ये हम लोग चौथे महीने से बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नींबू पानी, विटामिन सी। देखिए, खून बढ़ाने के लिए सिर्फ अकेला आयरन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और विटामिन सी, ये चारों चीज़ों से मिलके हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसलिए हम लोग ये सारी टैबलेट देते हैं लोगों को। लोग कभी फॉलिक एसिड जो पहले से ले रहे हैं तो वो तो हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको तो हम फर्स्ट विजिट से फॉलिक एसिड और विटामिन B12 उनको
चालू ही है। और जो आयरन है वो हमने 4th मंथ से उनको ऐड कर दिया है। अब जो विटामिन सी है ये ऑप्शनल है, अगर जिन लोग नींबू पानी जो पी पाते हैं, क्योंकि फ्रेश नींबू पानी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप बराबर। नमक और चीनी की मत डालिए, सिंपल सादा नींबू पानी कई बार पीजिए, वो आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, आपका पेशाब साफ रखेगा और आपको विटामिन सी भी मिलेगा। ये तो मेन चीज़ ही है वही। इसके अलावा दूसरा सिंपल चीज़ जो घर में हम कर सकते हैं, अनार के दाने। अनार का सीज़न आता है आजकल, तो 12 महीने हमको फ्रूट्स मिलते हैं। एक अनार रोज आप चबा के खाइए। कई लोग बोलते हैं जूस बना के पीना है, जूस बना के पीना है तो पीजिए, बट उसको सिंपल रखिए। जितना आप अनार के दाने चबा के खाएंगे आपको फाइबर मिलेगा और वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, तो फाइबर ज़्यादा बेटर है। नींबू पानी आपका हाइड्रेशन बना के रखेगा, आपका यूरिन क्लियर करेगा। अगेन तीसरी चीज़ हम बोलते हैं खजूर। खजूर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फिर से वही सवाल आ जाता है, गर्म पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं एक पैकेट लाइए और एक दिन में एक ही खजूर खाना है। एक खजूर कभी प्रेगनेंसी में गर्म नहीं पड़ेगा, अगर वो बराबर क्वांटिटी में लिया जा रहा है तो वो प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करेगा। और हरी सब्जियां, मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी रोटी प्लेन नहीं होना चाहिए। रोटी में आप पालक काट के डालिए, मेथी काट के डालिए, हरे धनिया की चटनी का तो जवाब ही नहीं है। उसके अंदर पुदीना, नींबू और गुड़, और सबसे लास्ट चीज़ पे जो हमारे इनकी रजत की एकदम फेवरेट चीज़ है, आप ही बताइए उसके बारे में। बीट रूट बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है और हम लोग ने अपने प्रैक्टिस में देखा है, काफ़ी लोगों को, पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अच्छा, ये इतना सब बता रही है, इसने आयरन की टेबलेट नहीं ली थी प्रेगनेंसी में। चिक्की, गुड़ और मूंगफली की चिक्की जो आती है, एक पीस सुबह शाम लेने से वंडरफुल है। मैं करमसद में मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहाँ उन लोगों ने एक चिक्की प्रोजेक्ट किया था, लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का। 12 हफ्ते का चिक्की दिया था और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, वंडरफुल थिंग। लेकिन अगेन लोग बोलते हैं गुड़ की बाधा है, ये नहीं ले सकते। ये हम लोग एड ऑन्स रखते हैं, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो उससे और सपोर्टिव रहेगा। लेकिन ये सब बोल रही है इसने आयरन का टैबलेट लिया नहीं था, इसको हम लोग आयरन के इंजेक्शन देते थे। तो सपना, आयरन के इंजेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, डोज कैसे कैलकुलेट आयरन करते के हैं? इंजेक्शंस में भी अलग अलग ब्रांड्स आते हैं और मॉलिक्यूल अलग आते हैं। अभी तक आयरन सुक्रोज यूज़ करते थे, अभी कार्बोक्सी माल्टेज आ गया है। आयरन के इंजेक्शंस बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस रहते हैं अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया। हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ देते हैं, स्लोली देते हैं और 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम पेशेंट का डोज रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। हम लोग हमारे मैनेजमेंट को देखते हैं कि जिन पेशेंट्स को अगर गोली सूट हो रही है और डिलीवरी को टाइम है, तो प्रिफरेबली वो गोली और ये डाइट और ये फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन सी के साथ हम उनको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर जिनका डिलीवरी एकदम होने वाला है, 1 मंथ ही बचा है, तो हम लोग आयरन के इंजेक्शन देते हैं। लेकिन अगेन हमको ये जैसे इंजेक्शन इन्होंने बताया, एलर्जिक रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वो भी हमको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है। हम लोग यूजुअली ब्लड प्रेफर नहीं करते प्रेगनेंसी के पीरियड में, इवन प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं करते। ब्लड शुड बी रिजर्व फॉर ओनली एक्सट्रीम इमरजेंसीज इन लेबर व्हेन देयर इज एक्सट्रीमली हाई ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तभी ब्लड देते हैं, बाकी यूजुअली ब्लड देने का प्रेफर हमारा नहीं करते टारगेट रहता है कि सारे ही पेशेंट्स का जो हीमोग्लोबिन है अराउंड डिलीवरी 10-11 के आसपास, 11 के Yes. आसपास रहे। ये तो हुई हमारी आयरन की बात। कितने हफ्ते में, कोई पूछे मेरे को टैबलेट से अच्छा आयरन बढ़ता है या इंजेक्शन से अच्छा आयरन बढ़ता है, कौन सा अच्छा है? इंजेक्शन से तो ऑफकोर्स बढ़ता ही है, क्योंकि वो तो लोडिंग डोज है। अभी हमने क्या करा, पेशेंट को 3 पत्ते दे दिए, 30 गोली दे दी, अब आप 1 महीने बाद आना। कई बार पेशेंट पूरी दवाइयाँ ऐसी की ऐसी ही लेके आते हैं, उन्हें एक भी नहीं ली। जब कंप्लायंस ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? अगर पेशेंट टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ले रहा है तो दोनों में बराबर हीमोग्लोबिन बढ़ता है, 0.5 ग्राम पर वीक के हिसाब से दोनों में बराबर बढ़ता है। हम लोग यूजुअली फेरस फेमुरेट मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट आयरन की गोली ले रहा है कि नहीं। खाली आप उससे ये मत पूछो गोली ले रहे हो कि नहीं, ये पूछो कि स्टूल का कलर, लेट्रिन का कलर कौन सा है। अगर वो डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक है तो समझ लेने का कि आयरन वो ले रहा है। चलो, कैल्शियम क्यों देते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में? पहले तो हमने आयरन की बात कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है सफ़ेद गोली। सफ़ेद गोली मतलब कैल्शियम। तो बच्चे के विकास और माँ की हड्डियों के लिए भी जो कैल्शियम है 1000 से 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमारी रूटीन डाइट से फुलफिल नहीं हो सकती। हम बोलते हैं 1 गिलास दूध पी लो या 2 गिलास दूध पी लो, दही खा लो, छाछ ले लो, थोड़ा सा पनीर ले लो, बट इसके बाद भी 500 मिलीग्राम की कम से कम, मतलब इतना एक टैबलेट पर डे की रिक्वायरमेंट तो फिर भी रहती है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहती है। और इनफैक्ट डिलीवरी के बाद तो बच्चे को जब माँ दूध पिला रही तब और भी ज़्यादा रहती है। और कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल विटामिन डी में सबको कमी है, कोई भी धूप में नहीं बैठ रहा है, तो कैल्शियम विटामिन डी की गोलियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। आप, मैं, सब हम लोग एसी में बैठते हैं, धूप में पहले ज़माने में खेलते थे, वैसे नहीं खेलते हैं।
नॉर्मली ऐसा बोलते हैं 11 से 1 का टाइम विटामिन डी के लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग बाहर बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर के लिए बहुत इंसिस्ट करते हैं प्रेगनेंसी में, क्या फ़ायदा है और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये प्रोटीन तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि पहले 3 महीने में तो हमने आपको बता दिया कि आपको जो खाना है खाइए, लेकिन अब चौथे महीने से हम बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे अब डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। और इसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ कि आपको प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना नहीं खाना है। क्योंकि जैसे ही वो हुआ है, सब सुबह आलू के पराठे, दोपहर में रोटी दाल चावल और शाम को फिर बढ़िया सा कुछ टेस्टी बना के खा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी में हमको सिर्फ और सिर्फ 300 कैलोरीज पूरे दिन में एक्स्ट्रा चाहिए होती है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि हमको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, क्योंकि बच्चे का जो फीटस का डेवलपमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ, उसके लिए प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं दालें। आप अपनी एवरीडे दाल को इनकॉर्पोरेट करिए, दाल में वेजिटेबल्स डालिए। अगेन सबसे अच्छे स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज, क्योंकि अंकुरित करने से उनमें वैसे भी प्रोटीन का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। अब जो स्प्राउट्स होते हैं वो आप ट्राई करिए कि ब्रेकफास्ट के लिए रखिए, आप रात को मत खाइए, क्योंकि रात को वो बहुत ज़्यादा गैस करते हैं, पेट फूला फूला हो जाता है। और स्प्राउट्स को 1 सीटी या 2 सीटी थोड़ा पका के खाइए, कच्चा मत खाइए। कच्चा मत खाएं, हाँ। कच्चा मत खाइए एकदम ही। तो स्प्राउट्स आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, वो आपको प्रोटीन देगा। 1 से 2 ग्लास आप मतलब 500 ml तक का मिल्क इंटेक, लो फैट इंटेक आप रखिए। उसमें आपका दही हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, जिनको जिस तरीके से भी वो सूट करता है। और इसके अलावा पनीर एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बट हर चीज़ हमको कंट्रोल वे में लेनी है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें खानी है। और जो प्रोटीन पाउडर है वो भी हमको सप्लीमेंट्स चालू करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट की तरह आप ऐड ऑन करिए, जो आपकी एक बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो 50 से 60 ग्राम पर डे की मिनिमम होती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो वो पूरी होती है। कुछ लोग प्रोटीन पाउडर नहीं ले पाते हैं, उनके लिए प्रोटीन टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं या फिर प्रोटीन के इंजेक्शंस भी आते हैं अमीनो एसिड्स के, वो सब बात प्रोटीन के बिस्किट्स भी हैं, बट कुछ ना कुछ करके जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको ये स्पेसिफिक लेना चाहिए। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अंडा खा सकते हैं, अंडा इज़ वेरी गुड, दिन के 2 भी खा सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपको बॉडी में सूट हो रहा है कि नहीं। बॉयल्ड एग इज़ प्रेफरेबल रादर देन ऑमलेट्स। अच्छा, ये बताओ, कल वो जो पेशेंट आई थी 5 किलो वजन बढ़ा के आ गई थी 15 दिन में जी। प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए, कितना ज़्यादा वजन बढ़ जाए तो हानिकारक होता है, ये बताओ थोड़ा। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को महीने के बाद बुलाते हैं, वो 1.5 महीने के बाद आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे बरसात है या बाहर गए हुए तो चलेगा, लेकिन है ना आप आइए चेकअप्स के लिए, क्योंकि जैसे ही पेशेंट हमारे कैबिन में वॉक करता है ना, उससे हमको पता पड़ जाता है कि हाउ इज़ दिस। बहुत सारी चीज़ें हमको पेशेंट को देख के ही समझ में आ जाती है। और अचानक से देखते हैं कि भाई कांटे पे उनका 5 किलो वजन बढ़ गया है 1 महीने में। चौथे महीने से, जो कि पहले 3 महीने में तो घबराहट उल्टी हो रही है तो वजन बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कुछ लोगों का कम भी हो रहा है, 1 से 1.5 किलो भी कम हो जाता है, 3 किलो भी कम हो जाता है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हॉर्मोन्स की वजह से चल रहा है। लेकिन चौथे महीने से आपको भूख भी लगेगी और ज़्यादा ही लगेगी और वजन बढ़ना शुरू होगा। और 1 महीने में हमारा टारगेट होता है 1 से 1.5 किलो का टारगेट होता है, 2 से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। और अगेन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी बॉडी मास इंडेक्स कैसा है। अभी कुछ महिलाएं हैं जो अंडर वेट है, लाइक लेस देन 40 kg, प्रेगनेंसी के पहले भी वो इतना कम है तो वो आराम से महीने में 2 किलो वजन बढ़ा सकते हैं, वो अच्छे से खा सकते हैं। बट रोटी चावल खाने से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, और जैसे अभी हमने सब्सटेंसेस की बात करी, ये सब आपके डाइट में एवरी डे लेना पड़ेगा। हर मील में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रोटीन ले रहे हो। और उन लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा लेने चाहिए। वज़न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूजन के कारण कभी कभी वज़न बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, और सूजन ब्लड प्रेशर बढ़ने का पहला सिम्टम होता है, तो उससे हमको ज़्यादा आइडिया आता है। और माँ का वज़न बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। माँ का वज़न बढ़ने से बच्चे को ज़्यादा खतरा होने के चांसेस रहते हैं अगर ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप हो जाता है। इसलिए वज़न को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, 5-5 किलो वज़न दूसरी और तीसरी तिमाही में, और आधे से 1 किलो वज़न पहली तिमाही में। परफेक्ट। अच्छा, ये बताओ, आप वर्किंग वीमेन हो, प्रेगनेंसी में कितना काम कर सकते हैं, कब तक काम कर सकते हैं, कब काम बंद करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही नॉर्मल केस है आपको कोई ऐसा मेजर सूजन नहीं है, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है, कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं, कई बार ये प्लेसेंटा प्रीविया होती है कि जिनकी प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के आसपास होती हैं,
तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि आप जो वर्क प्लेस पे कम्यूट कर रहे हो, जहाँ पहुँच रहे हो, वो ध्यान रखना है कि आप आराम से वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ जो टाइप ऑफ वर्क कर रहे हो उसमें बहुत थकना नहीं है, बीच बीच में आप बैठ जाइए या फिर बैठने का काम आप शिफ्ट कर लीजिए। आपसे अगर पूरा 8 घंटे नहीं हो रहा है तो आप पार्ट टाइम ले लीजिए, क्योंकि आप बहुत थकेंगे तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और बिल्कुल डिलीवरी के 9वें महीने तक हम बोलते हैं काम करिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, और ट्विंस है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर है तो आपको आराम नहीं मिल रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर उस केस में हम उनको रेस्ट्रिक्ट करवाते हैं। कई बार लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं जिनका कंप्यूटर वर्क है। तो नॉर्मली 4 व्हीलर पे एडवाइस करते हैं रोड पे ज़्यादा खड्डे खबड़े नहीं हो, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट स्लो नहीं करना है, सडन ब्रेकिंग नहीं करना है, ऐसा एडवाइस करते हैं। और अगर हैवी फिजिकल वर्क नहीं है तो वो ऑलमोस्ट जैसे सपना ने बोला टिल डिलीवरी तक कर सकते हैं। उसका मेन रीज़न है क्योंकि बच्चे के डिलीवरी होने के बाद बच्चे के साथ माँ को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, और सारे लोगों को मोस्टली गवर्नमेंट 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव देती है, तो इट इज़ बेटर कि वो डिलीवरी के बाद हो। अच्छा, सोना कौन सी साइड चाहिए? सीधा सोना चाहिए, राइट साइड सोना चाहिए या लेफ्ट साइड सोना चाहिए, और क्यों? शुरू के 3 महीने में तो ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चौथे 5वें महीने से हम उनको बोलने लगते हैं कि आप लेफ़्ट साइड में सोइए। और सब लोग पूछते हैं कि मैडम आप बार बार लेफ़्ट साइड क्यों बोलते हो? तो लेफ़्ट साइड का बहुत ही एक लॉजिक है कि अभी क्या हो रहा है, चौथे 5वें महीने से बच्चेदानी बढ़ रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चेदानी भी ग्रो कर रही है। और हमारी जो पाँव का जो खून होता है, हमारे लेग्स का जो ब्लड फ्लो होता है, वो सारा हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी से, जो मेजर वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, जो पाँव का खून हमारे हार्ट में लेके जाती है, वो एक्चुअली राइट साइड में होती है। अब बच्चेदानी का जो दबाव राइट साइड पे पड़ता है, अगर आप राइट साइड सोएंगे तो पूरी बच्चेदानी का प्रेशर राइट साइड पे उन नलियों को चोक कर देगा, जिसकी वजह से पाँव में सूजन बढ़ेगी, हार्ट में खून कम पहुंचेगा और बच्चे को भी सर्कुलेशन कम मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको लेफ़्ट साइड सोना है। उससे आपकी बच्चेदानी 15 से 20 डिग्री टिल्ट इज इनफ, पूरा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का सा एक तकिया लगा सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड सोएंगे तो बच्चेदानी लेफ़्ट साइड में चली जाएगी, तो वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, सारा सर्कुलेशन माँ का और इनफैक्ट बच्चे का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो इनफैक्ट आप खुद भी करके देखिए और महसूस करिए कि आपके पाँव की सूजन उतरने लग जाती है। मतलब उसका टेक होम मैसेज है कि सीधा बिल्कुल नहीं सोना है कमर के ऊपर, लेफ्ट साइड ही प्रोमिनेंट सोना है 95% ऑफ द टाइम्स। उससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसका ग्रोथ में इम्प्रूव होता है, पैर में सूजन कम आती है और ब्लड प्रेशर कम बढ़ता है। कभी कभी राइट साइड सो सकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जैसा स्ट्रेच मार्क बहुत सारे, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क तो होगा ही, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? और वो मार्केट में जो ये बायो ऑयल और ये सारी क्रीम्स और ऑयल्स आते हैं, उसका कितना फ़ायदा है, और आप क्या करते हो पेशेंट्स के लिए स्ट्रेच मार्क के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स तो होंगे, क्योंकि बच्चेदानी जब बड़ी होगी तो चमड़ी भी खींचेगी और जो स्किन के फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, कोलाजन फाइबर्स टूट जाते हैं और उसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। लेकिन अब ये इस बात पर, और जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज है तो उनमें तो 2 बच्चे हैं तो स्किन और ज़्यादा खिंचाएगी, तो इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपना कंट्रोल्ड वेट गेन करेंगे, जैसे अभी 1 महीने में 5 किलो बढ़ा के आ गए, तो वो तो इनफैक्ट प्रेगनेंसी क्या, जो नॉर्मल लेडीज़ है उनमें भी स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं जिनको ज़्यादा ओबेसिटी होता है। तो वो तो स्किन के नीचे जो फैट आप जितना खा रहे हैं उसके नीचे, स्किन के नीचे जो फैट जमा हो रहा है, उसकी वजह से स्किन के फाइबर स्ट्रेच हो रहे हैं और टूट रहे हैं और वो कभी जुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना कंट्रोल्ड वेट गेन रखिए, अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखिए, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लीजिए और नॉर्मल लीजिए। और इसके साथ ही जो ये जो स्ट्रेच मार्क क्रीम्स है या ऑयल्स हैं या ऑइंटमेंट्स है या पेट्रोलियम जेली है, ये अपने को अप्लाई करते रहना, स्पेशली हमारे पेट के भाग में, थाइस पे, आर्म्स पे, ब्रेस्ट पे, जहाँ पे वो बढ़ रहा है, तो वो उसको नरिश करता रहेगा, हाइड्रेट करता रहेगा, स्किन के हाइड्रेशन को बनाए रखेगा। मतलब इसका टेक होम मैसेज ये है कि कोई भी एक क्रीम या ऑयल काम नहीं करती है। आप कोई भी एलोवेरा, मॉइस्चराइज़र और पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, वो खुजली में रिलीव करेगा, खुजली के कारण आपके मार्क्स कम होंगे। बाकी डार्क स्किन वालों को थोड़े से कम होते हैं, लाइट स्किन वालों को थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको एक्सरसाइज करनी है 7वें महीने से 6ठे महीने से, तो कौन सी एक्सरसाइज और योगा उनको एडवाइस करें? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप प्रेगनेंसी के पहले एक्सरसाइज कर रहे थे? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो लोग प्रेगनेंसी के पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वो उनकी बॉडी उन एक्सरसाइजेस के लिए एडजस्टेड है। सही बात। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका बॉडी में आदत है उस चीज़ की। अभी अचानक से बच्चा रुक गया है और हमको अब एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो सिंपल प्लेन वॉकिंग सबसे ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके शूज़,
हील्स तो बिल्कुल भी पहनना ही नहीं चाहिए वॉकिंग के समय या घर में या वर्क प्लेस पे भी। आप प्लेन फ्लैट शूज़ पहनिए जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, ताकि आपके पाँव में मोच आने का या फॉल गिरने का कोई भी चांस ना रहे या स्लिप होने का चांस नहीं रहे। सिंपल हल्का वॉकिंग घर में कर सकते हैं, आसपास की सोसाइटीज़ में कर सकते हैं। रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ पाँव स्लिप हो सकता है। और बाकी हल्के हल्के जो अपर बॉडी एक्सरसाइजेस होते हैं, लाइक शोल्डर रोटेशन है, नेक रोटेशन है, और जो मैं सूक्ष्म व्यायाम होते हैं इस तरह के, जो उंगलियां हो गई, ये सब आपके पॉट से, ये सब ये माइनर सूक्ष्म व्यायाम, ये तो आप रोज़ आराम से कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज हम लोग इसलिए एडवाइस नहीं करते क्योंकि एक्सरसाइज में अगर कुछ स्प्रेन हो गया, कुछ चोट लग गई, कुछ मसल खिंच गई, तो हम लोग प्रेगनेंसी में पेन किलर यूजुअली दे नहीं सकते हैं। तो पेन किलर नहीं देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगा। अच्छा, आपको पता है एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं लोग करने के लिए? मेरा अगला सवाल है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोगों का ऐसा मानना है कि एक्सरसाइज करेंगे, कुछ व्यायाम करेंगे, कुछ योगासन करेंगे तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, एक्सरसाइज में मैं एक पॉइंट और ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करनी तो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसे कोई हाई रिस्क फैक्टर है कि उनको एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। पहले आप पहला सवाल उनसे ये पूछिए, क्योंकि आपकी केस से रिलेटेड अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पे बैठी हुई है, आपका आगे का सिजेरियन है, ओवरऑल कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या ब्लीडिंग का कोई भी रिस्क है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ट्विन प्रेगनेंसी से आपकी शॉर्ट सर्विक्स है, मतलब बच्चेदानी का मुंह छोटा है, या पहले से किसी को टाँका लिया हुआ है, सर्वाइकल स्टिच कभी कभी लेने पड़ जाते हैं, या उनकी कोई अजीब सी बच्चेदानी है, तो इस तरह के पेशेंट्स को तो स्ट्रिक्टली नो है एक्सरसाइजेस के लिए। लेकिन इससे पहले ये डिस्कस करिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने जो सिंपल वॉकिंग और सूक्ष्म व्यायाम बोले, ये सब लोग नॉर्मल पेशेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है तो दैट हैज़ टू बी ओनली एंड ओनली अंडर गाइडेंस। प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट हो, ट्रेनर हो। घर में अकेले नहीं करना है। आप कल से गिर गए, फॉल हो गया, घर में कोई नहीं है, ब्लीडिंग चालू हो गया, तो बहुत तकलीफ हो सकती है। वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं एडवाइस करते। नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ाने के लिए, चांसेस बढ़ जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं? जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, एकदम नॉर्मल केस है, बच्चे का ग्रोथ बराबर है, पानी ठीक है, तो हम डिलीवरी की जो तारीख होती है उससे 8 से 10 दिन पहले हम चेक करते हैं कि उनका सब कुछ, बच्चा मैच्योर हो गया है, बच्चे का वेट ठीक हो गया है, और अब पेशेंट की डिलीवरी हो तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ निकलेंगे। तो हम 8 से 10 दिन पहले उनको, हमने जैसे हमारा पहली वीडियो में पहले सवाल के साथ जो शुरू करा था, पपीता, तो जो कॉमनली मार्केट्स में अवेलेबल भी है और सभी लोगों ने सुना भी है, हम पपीता खाने का बोलते हैं, लेकिन पपीते से बेटर होता है कैस्टर ऑयल, दिवेल बोला जाता है। और 1 चमची 2 चमची दूध में, पानी में, चाय में, जैसा भी लेना है आप वो चालू कर सकते हैं, बट कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं करना है पपीता भी खा लिया, दिवेल भी पी लिया, खूब सारा लूज मोशन हो गया। तो ये क्या करता है, दिवेल और ये पपीता क्या करता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ाता है और जो यूट्रस को इरिटेट करता है और लेबर पेन स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अगर खुद से लेबर पेन उठता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और करते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं। मतलब जब डिलीवरी का तारीख नज़दीक आता है तो उसके 2-3 दिन पहले हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन करके सर्विक्स और में से मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करते हैं, तो उससे 1 या 2 दिन के बाद पेन्स बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, स्क्वाट्स करना है, मतलब नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करना है। पुराने ज़माने के लोग जैसा करते थे, वो स्क्वाट्स करने से बच्चा नीचे आने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में बहुत एक्सरसाइज किया फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, उसका आप क्या बोलेंगे? नहीं, एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। माँ का पेल्विस कैसा है, मदर का पेल्विस, अभी मदर की हाइट कितनी है, 140 सेंटीमीटर है, 150 है कि 160 है, तीनों का ही मैनेजमेंट अलग है। अगेन आपका बच्चा कितना हेल्दी है, 2.5 किलो का बच्चा है, 3 का है या 3.5 का है, आपके बच्चे का माथा कितना बड़ा है, इसको हम बाई पैराइटमल डायमीटर बोलते हैं। वो मदर और बच्चे का पेल्विस, मदर की पेल्विस और बच्चे के माथे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो माथा बच्चे के, माँ के पेल्विस के अंदर जा रहा है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो 9वें महीने में हम बार बार चेक करके असेस करते हैं कि बच्चे का माथा माँ के पेल्विस के अंदर एंगेजमेंट हो रहा है कि नहीं। ये हमारा मेडिकल चेकअप्स में हमारा ये मेन चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगेन नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जितना, जैसे आपने बोला कि नेचुरल लेबर पेन उठेगा, तो वो हम कैस्टर ऑयल और स्ट्रिपिंग और स्क्वैट्स, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करना, ये तो हम प्रोसेस चालू कर ही रहे हैं। लेकिन अगर डिलीवरी की तारीख तक अगर लेबर पेन नहीं चालू हुआ तो ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे दिन राह देख सकते हैं। हम लोग पेशेंट को फिर से असेस करते हैं सोनोग्राफी से, अगर पानी बराबर है, बच्चे का ओवरऑल डॉपलर फ्लो, सीपी रेशियो की एक हमारी बात होती है, डॉपलर अगर उनका नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है तो हम 1 से 2 दिन या 3-4 दिन हम मैक्सिमम वेट करके देख सकते हैं।
ये जो मैडम ने बोला कि डेट ऊपर चली गई, उसको हमारी भाषा में पोस्ट डेट बोलते हैं। अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो भी दे रखी है उसके ऊपर हम लोग 3 से 5 दिन तक वेट कर सकते हैं। मैं बुक्स में लिखा है 41 वीक्स तक वेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग 40 वीक्स 3 डेज़, 40 वीक्स 4 डेज़ तक वेट करते हैं। अगर पेशेंट को पेन नहीं स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको एडमिट करके दर्द उठाने की दवाइयाँ या इंजेक्शन चालू करते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए नीचे का जो पेल्विस में एक पेल्विक फ्लोर करके एक लेवेटर एनाई मसल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पिछले 10, 15, 20 सालों में मैंने ये देखा है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की जो फीमेल्स होती हैं वो यूजुअली घर में बचपन से काम नहीं करते हैं नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करने का। ये जो क्लास 3, क्लास 4 जो लोग होते हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका पेल्विक फ्लोर बहुत ढीला होता है, लूज़ होता है, और वो पेल्विक फ्लोर बच्चे को नीचे आने से रोकता है अगर वो टाइट हो। बार बार स्क्वाट्स करने से, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करने से, वो 10, 15, 20 सालों से जो करने से वो लूज़ होता है और बच्चा नीचे आने में मदद होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को कमर दर्द की बहुत शिकायत रहती है, आपको भी थी, क्या करते हैं उसके लिए? प्रेगनेंसी में कमर दर्द नॉर्मली 7वें 8वें महीने से ज़्यादा महसूस होता है और एक शुरू के 3 महीने भी रहता है। तो जैसे जैसे बच्चेदानी, इसमें एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ रही है, बच्चा ग्रो हो रहा है, तो हमारा बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऐसे हो जाता है। हम लोग बैक में क्या होता है, हमारे बोन्स का सपोर्ट नहीं रहता है, मसल्स ज़्यादा रहते हैं, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, तो हमारा जो चलने का पॉस्चर है, बैठने का पॉस्चर है, वो सब चेंज हो जाता है। उसकी वजह से ये बैक में जो मसल्स हैं उनमें स्पैज़म होने लग जाता है। तो ये उसका कारण है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो ओवरऑल पूरे दिन का पॉस्चर है, आप बैठ रहे हो तो पीछे पिलो लगा सकते हैं, पाँव में सूजन ना आए उसके लिए पाँव के नीचे 2 स्टूल लगा सकते हैं, रात को सोते समय 2 तकिए लगा सकते हैं, हल्का सा ऊंचा कर सकते हैं, और हल्का हल्का जो सूक्ष्म व्यायाम की हम बात कर रहे थे, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। इसलिए खासतौर से जो वर्किंग फीमेल्स होती है वो दिन भर इधर से उधर मूव करती रहती हैं, तो वो रहता है। साथ में अगर बैकएक होता है तो मूव, आयोडेक्स, गर्म पानी की थैली, कोई भी तेल का मसाज, ये सब हम साथ में कर सकते हैं। मतलब वो जैसे पोस्चर का इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ नीचे गिर गई तो तुरंत ऐसे झुक के नहीं उठाना है, आप दोनों नीज अपने बैंड करेंगे और फिर ही उठाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आगे बोला, हमको पेन किलर नहीं देना चाहिए, अगर किसी को कुछ दुख रहा हो तो क्या देना चाहिए? जी, कई बार यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरी बहू को बुखार आ रहा और मैंने है ना डैनपी दे दी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल। तो हमारे एज ए रूल हम लोग प्रेगनेंसी में और सिर्फ पैरासीटामोल ही यूज़ करते हैं। कोई भी डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक या ब्रूफेन जैसी टैबलेट्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए कि भाई हमको क्या लेना है। अच्छा, आपने बीच में सर्वाइकल स्टिच की बात की थी जी, वो कब लेना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स रूटीनली लेते हैं, हम लोग रूटीन नहीं लेते, हम क्यों नहीं लेते और दूसरे लोग क्यों लेते हैं? सर्वाइकल स्टिच का मतलब होता है, बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स बोला जाता है। अब क्या होता है कि 3 महीने के बाद, जैसे हमने बोला हमने एंटी स्कैन करा लिया, डबल मार्कर करा लिया, तो चौथे और 5वें महीने में हम लोग ये हमारे चेकअप्स में का एक पार्ट होता है कि भाई उनकी सर्वाइकल लेंथ कैसी है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास सोनोग्राफी है, हम तो सोनोग्राफी से करके देखते हैं। एनीथिंग मोर देन 2.5 सेंटीमीटर और मोर देन 3 सेंटीमीटर इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो हम सोनोग्राफी से पूरा जज कर लेते हैं, ऑस क्लोज्ड है, सर्वाइकल लेंथ प्रॉपर है और हमको नहीं। और ये खास तौर से उन लोगों में असेस करा जाता है जिनमें पहले प्रीटर्म डिलीवरी पेन हो चुका है। प्रीटर्म डिलीवरी पेन मतलब पिछले प्रेगनेंसी में उनको अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द चालू हो गया, या बच्चा अबॉर्ट हो गया, या फिर पिछली प्रेगनेंसी में वो बेड रेस्ट पे थे डिलीवरी तक, तो ऐसे लोगों में वो फिर से हो सकता है। और जैसे हमने वो डबल मार्कर टेस्ट की बात करी थी, उस तरह के टेस्ट में भी हमको ये पता पड़ जाता है कि इस प्रेगनेंसी में इनको प्री टर्म पेन की या प्री टर्म डिलीवरी की कोई रिस्क है कि नहीं। तो ये एक चीज़ है कि ये सब चीज़ें साथ में लेके चलना है कि उनकी पहली प्रेगनेंसी है और आगे पिछली प्रेगनेंसीज में कुछ बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है क्या, कि कोई खराबी हुई थी, तो वो साथ में लेके चलना है। अगेन कट ऑफ हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगेन जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज है और जो ट्विन प्रेगनेंसीज है, उसमें ऑलरेडी इतनी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, फीमेल बहुत एल्डरली है, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो कई बार उनमें रूटीनली ले भी लिया जाता है। हम लोग नॉर्मली रूटीनली नहीं लेते हैं, या तो जैसे सपना ने बोला प्रीवियस हिस्ट्री हो, प्रीटर्म डिलीवरी हो, आगे की प्रेगनेंसी में उसको हुआ हो, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर का कट ऑफ रखते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल्स और इंजेक्शंस अगर हम लोग अच्छा दे रहे हैं तो यूजुअली स्टिच की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो लोग लेते हैं वो गलत करते हैं, पर वो दोनों साइड हैं। लेने से बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को हमने देखा है कि फ़ायदा नहीं भी होता है, बहुत कम। हमने पिछले 10-12 साल में मुश्किल से 3 या 4 पेशेंट्स को ही लिया होगा। एक बात बताना चाहूँगी, नॉट ओनली सर्वाइकल स्टिच,
क्या है ना, इतना सारा डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है और हर डॉक्टर का अपना एक ओपिनियन बन जाता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमारा एक प्रोटोकॉल्स बन गए और हमको इतने सारे 1000 डिलीवरी और 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से इतने सारे बच्चे डिलीवर हो चुके हैं और इस तरह के कितने ही केसेस निकल चुके हैं। इसलिए क्या है, एज अ पेशेंट आपको भी अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमने ना बोला लेकिन आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका स्टिच का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो वो स्टिच लेना प्रीफर करेंगे। अल्टीमेटली एज अ डॉक्टर हमारा सभी डॉक्टर्स का यही रहता है कि माँ और बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त निकले और ऐसा बच्चा आए जो 34 वीक्स के ऊपर आए, जिसको NICU एडमिशन्स की ज़रूरत ना पड़े। स्वस्थ और तंदुरुस्त बोला, उससे हम लोग आते हैं 3D 4D एनोमली स्कैन पे। सब बच्चा अच्छा है, अभी हम लोग पहुंच गए 24-25 वीक्स पे। अब हम सोनोग्राफी करवाएंगे जी। पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि सर 3D करो, अभी तो मार्केट में कुछ 5D सोनोग्राफी भी लेके आ गए हैं। हाँ ये जी। क्या है? और जैसे अभी हमने बात करा कि प्रेगनेंसीज में 2 सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमने एंटी स्कैन को डिटेल में डिस्कस करा है और अभी अगली सोनोग्राफी होती है एनॉमली स्कैन, 2D स्कैन, 3D 4D स्कैन। ये सब नामों से वो जाना जाता है। हाई रेजोल्यूशन स्कैन, ये अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। कुछ डॉक्टर्स इसको 18 to 20 वीक्स पे करवाते हैं, कुछ डॉक्टर उसको 22 to 24 वीक्स पे करवाते हैं। अभी अगर आपका केवल सिंगल स्कैन हो रहा है, आपको अभी तक पता ही नहीं था प्रेगनेंसी, आपने कोई अपना डॉक्टर के पास गए नहीं, विजिट नहीं करी, तो 18 to 20 वीक्स पे ही वो हो जाना चाहिए, ताकि क्योंकि जिनका एंटी स्कैन हो चुका है तो हम ऑलरेडी आपका एंटी स्कैन और डबल मार्कर में आपको टेस्ट कर चुके हैं और आपके बच्चे में मेजर अनोमलीज रूल आउट हो चुकी है कि अभी आपका बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है और उसमें मेजर कुछ नहीं है। और जैसे मैंने आगे भी बोला था, किडनी और हार्ट का डेवलपमेंट बाद में होता है, इसलिए हम उस 24 वीक्स तक वेट करते हैं ताकि वो 20 to 24 वीक्स के आसपास हमारे हॉस्पिटल में हम करवाते हैं जिनका ये पहला टेस्ट हो चुका है। पर ऐसी प्रेगनेंसीज है जिसमें कोई भी सोनोग्राफी नहीं हुई है तो उनको 18 to 20 वीक्स पे करवाना चाहिए, क्योंकि 20 वीक्स का रूल है जो अब 24 वीक्स पे भी बन गया है। अगर कोई कारण से बच्चे में खराबी है और अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े तो पहले हमारा 20 वीक्स का कट ऑफ था, बट अब वो 24 वीक्स का हो गया है। कुछ इवॉल्विंग एनोमलीज होती हैं हार्ट, ब्रेन और किडनी में जो हमको 23 वीक्स तक पता चल जाती हैं, इसलिए हम लोग 24 वीक्स पे करवाते हैं, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव होता है बार बार पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई ये जो इवॉल्विंग वर्ड आपने यूज़ करा है, कई बार पेशेंट हमसे झगड़ा करने आते हैं कि हमारी सोनोग्राफी नॉर्मल थी फिर भी 3rd ट्राइमेस्टर में 8वें महीने में कुछ परेशानी निकली। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे इवॉल्विंग अनोमलीज होती है जो लेटर ही डायग्नोज होती है, वो 24 वीक्स पे भी डायग्नोज नहीं होती है। 2D और 3D 4D में फ़र्क नहीं है। अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो 2D करवा सकता है। 3D 4D में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, एक्सेप्ट कि अगर हम लोग हार्ट की एनोमली सस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, टिटेनस के इंजेक्शन देते हैं प्रेगनेंसी में, कितने देने चाहिए, कब देने चाहिए और क्यों देने चाहिए? पुराने ज़माने में टिटेनस के हम 3 इंजेक्शन देते थे, बट आजकल 2 ही इंजेक्शंस बोले जाते हैं जिसकी पहली प्रेगनेंसी है। अभी गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है बुकिंग विजिट पे टिटेनस का इंजेक्शन। देखिए, गवर्नमेंट सेटअप का काम और प्राइवेट सेटअप का काम बहुत फ़र्क है। प्राइवेट में पेशेंट रेगुलरली, अभी हमने चेकअप्स की बात करी थी तो चेकअप्स में हमने बताया कि शुरू के 3 महीने में 15 दिन या 3 हफ्ते में बुलाते हैं, फिर महीने महीने बुलाते हैं और 8वें महीने में 15 दिन और 9वें महीने में हफ्ते हफ्ते बुलाते हैं। तो जो पेशेंट प्राइवेट में आ रहा है वो इस तरह से आता ही है रेगुलर, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, वो 2 महीने पे भी आते हैं, 6 महीने पे भी आते हैं, वो आते ही नहीं है। वो एक बार आने के बाद दूसरी बार सीधे डिलीवरी पे आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, जैसे ही पेशेंट आएगा और अगर प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है तो आप उनको पहला टेटेनस का डोज दे दीजिए, क्योंकि टेटेनस की डोज की इफेक्ट आने में 4 वीक्स लगते हैं, 28 to 30 डेज। इसलिए हमारा रूल होता है कि डिलीवरी के 1 महीने पहले तक उनका टेटेनस का डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्राइवेट सेटअप में हम यहाँ 4थे महीने और 6ठे महीने पर लगा देते हैं। 2 इंजेक्शन के बीच में 28 डेज का गैप मिनिमम ज़रूरी है और डिलीवरी के 1 महीने पहले तक उनका डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिनकी सेकंड डिलीवरी है और उनका अगर 5 साल से कम है तो उनको सिर्फ 1 ही इंजेक्शन लगाते हैं, अगर 5 साल से ज़्यादा है तो 2। और अभी एक नया इंजेक्शन आया, आप बताएंगे उसके बारे में? पहले तो अभी गवर्नमेंट सेटअप में DT इंजेक्शन देते हैं, अभी वो TT नहीं देते हैं, डिप्थीरिया और टिटेनस का दोनों देते हैं। राइट। अच्छा, वो TDAP करके सपना जो बात कर रही है वो फ्लू वैक्सीन आती है। वो फ्लू वैक्सीन हम लोग अपने सेटअप में ऑप्शनल रखा हुआ है, कुछ लोग देते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मली 28 to 36 वीक्स के बीच में 1 डोज देते हैं। अगर पेशेंट ने डिलीवरी तक नहीं लिया है तो तुरंत डिलीवरी के बाद लगा देते हैं। आपको कुछ ऐड करना है इसमें? टेटेनस का इंजेक्शन सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरी में यूज़ करते हैं और ख़ास तौर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अगर डिलीवरी हो रही है या गांव में डिलीवरी हो रही है और उनके इंस्ट्रूमेंट्स अगर बराबर कुछ उसमें है ना रस्ट लगा हुआ है या इंस्ट्रूमेंट्स बराबर क्लीन नहीं है तो उससे माँ को और बच्चे को टेटनस का इन्फेक्शन ना हो।
तो यही कारण है कि ये टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सीज़र बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर सीज़र पैसे के लिए करता है। तो आगे का सीज़र हुआ, पेशेंट का पूरे महीने की दूसरी प्रेगनेंसी है, तो पेशेंट आके पूछता है कि सर मेरा प्रीवियस सीज़र है, तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा नहीं होगा, आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओगे, उसका आपके बारे में क्या कहना है? सीजर रेट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट उसका एक मेजर कारण भी यही है कि हमने अभी आगे ही डिस्कस करा है कि हम लोग घर में कभी भी बचपन से झाड़ू पोछा और ये सब कर ही नहीं रहे, स्क्वाट्स नहीं कर रहे हैं बेसिकली, और प्रेगनेंसी में ही हमको सारी एक्सरसाइजेस याद आती है। तो ये तो बॉडी का आपका कितना लचीलापन है। अगेन, बच्चे का माथा और माँ का पेल्विस, इसमें डिस्प्रपोर्शन है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जब बच्चा नीचे नहीं आएगा और नीचे आके भी फंस जाएगा, जिसको हम डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं अपने पूरे ऑब्स्टेटिक्स में, और ये हम एंटिसिपेट करते हैं कि जब पहली डिलीवरी हो रही है और हमारा लेबर प्रोसेस चालू है, तो हमारे गाइडलाइंस होते हैं, हमारा एक पार्टोग्राम होता है, जिससे हम असेस करते हैं कि माँ का डायलिटेशन और बच्चे का डिसेंट, माथा नीचे आ रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। अगर वो प्रोग्रेस में डिले है तो इसका मतलब हम उसको सस्पेक्ट करते हैं, CPD बोलते हैं। और इसीलिए है ना, ये सिजेरियन होने का एक मेजर कारण ये वो है। दूसरी चीज़ है कि अगर आगे का सीजर है, तो आगे का सीजर है तो 4% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नहीं, 4% केसेस में स्कार रप्चर के चांस रहते हैं। बुक्स ऐसा बोलते हैं कि 90% केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जो स्कार रप्चर है, जो आगे के यूट्रस पे जो टाँके लिए हैं, उसको हम लोग स्कार बोलते हैं। वो स्कार रप्चर का प्रोसेस हमको दिखता नहीं है, वो हमको कुछ चीज़ों से हमको पता करना होता है। पेशेंट की पल्स रेट बढ़ गई, पेशेंट का बच्चे का धड़कन ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर पेशेंट का यूरिन ब्लैड कलर का आ रहा है, लेकिन हम लोग स्कार रप्चर को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 4 to 5% केस में स्कार जो रप्चर जो होता है, उसको हम लोग अर्ली प्रिडिक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसके लिए एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ इंटेंसिव मॉनिटरिंग चाहिए, जो छोटे प्राइवेट सेटअप में नहीं होती, बड़े इंस्टीट्यूट्स में ही मिलती है। और उस सब होने के बावजूद जो प्रीवियस सीजर वाले होते हैं, उसका नॉर्मल डिलीवरी जब होता है तो बच्चे या माँ में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि ये जो प्रीवियस सीजर के बाद में नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, उसको वी बैक बोलते हैं, वी वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजरियन सेक्शन, वी बैक। उसके कुछ क्राइटेरियाज लेट डाउन है कि आपका पहले सीजर का इंडिकेशन क्या था, पहले सीजर में यूट्रस का कितना लेयर में स्टिच लिया था, कौन से मटेरियल से स्टिच लिया था, वो टाइम पे ऑपरेशन के बाद फीवर आया था कि नहीं आया था, कौन से इंडिकेशन के लिए लिया था, वो टाइम पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट आपका थिक था, थिन था, यूट्रस में टेयर हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रहता नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेटअप में यूजुअली ना तो डॉक्टर्स ना पेरेंट्स इतना रिस्क लेते हैं कि माँ को या बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश रहे। अच्छा, वो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है कि बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड गले पे अटकी हुई है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़माना है, तो ये भी एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हमको मिल रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि गले में एक बार नाल है, लूप है, या 2 बार नाल है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिलीवरी के प्रोसेस में हमको असेस करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बात करी थी कि वो डायलिटेशन के साथ बच्चा नीचे खसक रहा है कि नहीं, और जब बच्चा नीचे कंट्रैक्शन के साथ नीचे खसक रहा है, तो बच्चे के हार्ट बीट कैसी है। अगर बच्चे को उस समय है ना डेसिलरेशंस हो रहे हैं, मतलब बच्चे की हार्ट बीट नीचे कम ज़्यादा हो रही है, तो वो हमको उस समय असेस करना पड़ेगा। और पार्टोग्राम से हमको असेस करना पड़ता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है उसके साथ वो उनका डिलीवरी का प्रोसेस मैच हो रहा है कि नहीं। 1 लूप ऑफ कॉर्ड हो तो मतलब उसको तो कुछ चिंता ही नहीं करनी, उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। 2 लूप है तो हमको ज़्यादा थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़े, और 3 लूप है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं प्राइवेट सेटअप में। अच्छा, बच्चा उल्टा हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, तो नॉर्मल डिलीवरी कराओगे? अभी तो स्ट्रिक्टली ये हो गया है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में ब्रीच का मतलब बच्चा उल्टा है, मतलब पहले नीचे के बच्चे के पाँव और हाथ आएंगे, बाद में हाथ आएंगे, और लास्ट में बच्चे का माथा आएगा। और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि बच्चे का गर्दन से मतलब माथा अंदर फंस जाए। तो इसलिए अभी तो स्ट्रिक्टली ये है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते। अच्छा, ब्रीच में क्या होता है, बच्चे का सबसे जो बड़ा पार्ट होता है बॉडी का, वो होता है माथा। वो डायमीटर होता है लगभग 10 सेंटीमीटर। ये जो हिप्स और गर्दन के पार्ट होते हैं 6-7 सेंटीमीटर के होते हैं। तो अधूरे डायलेटेशन पे बाकी सब बाहर आ जाते हैं, माथा अटक जाता है, और वो बच्चे के लिए लिविंग लाइगेचर मतलब फांसी का फंदा जैसा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसलिए यूजुअली आजकल कोई भी ब्रीच डिलीवरी में डॉक्टर्स रिस्क लेते नहीं हैं
कि ब्रीच डिलीवरी में सीजर करवाएं। अच्छा, ओलिगोहाइड्रेमनियोसिस एक टर्म होती है जो बच्चे के आजू बाजू पानी कम है। अगर सपोज 38-39 वीक्स पे पानी कम है तो क्या उसका नॉर्मल डिलीवरी संभव है या सीजर करना पड़ेगा हर एक केस में, या ट्रायल दे सकते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब है कि पानी कम होना। अब हमारे पानी के हम लोग सोनोग्राफी से चेक करते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एक रेडियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग अलग होगी, दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की अलग होगी, और शायद मैं करूँगी तो मेरी फाइंडिंग अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। वैसे भी 9वें महीने के बाद पानी थोड़ा सा कम होगा ही। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है कि जैसे ही 9वां महीना बैठता है तो पानी कम होना शुरू हो जाता है। और जो इसमें एक और बात मैं बोलूँगी कि जो कई बार महिलाएं बोलती हैं कि उनको बच्चा थोड़ा कम घूम रहा है, एक्चुअली 9वें महीने में बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, ओवरऑल स्पेस भी कम है, तो उनको ओवरऑल थोड़े से मूवमेंट्स फ़र्क पड़ेंगे। जो 7वें, 6ठे और 7वें महीने में जो मूवमेंट्स थे उससे उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस में ऐसा बोलते हैं बच्चा बेसिकली एक थैली में होता है, वो थैली में पानी होता है, और पहले 4 सेंटीमीटर की जो नीचे की जगह सर्विक्स का डायलेटेशन होता है वो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स के कारण ही खुलता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण खुलता है। इसलिए जब ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि पहले 4 सेंटीमीटर बच्चा नीचे की जगह नहीं खुलती। हालांकि कैसे भी करके हमने इंजेक्शन और बॉटल से अगर वो जगह खोल भी दी तो वो मेकोनियम बच्चा लेटेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रिलेटिवली चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। अच्छा, आपने बच्चा घूमने की बात की, उस हम लोग ये पॉइंट मिस कर गए, फीटल मोमेंट परसेप्शन। एक माँ जब पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसको सबसे पहली बार कब पता चलता है कि बच्चा घूमने वाला है? कब घूमता है? जिनकी पहली प्रेगनेंसी है उनको लगभग 20 to 22 वीक्स, मतलब 5वां महीना ख़त्म होने के बाद 5.5-6 महीने के आसपास उनको एक हल्का सा फ्लिकर सा महसूस होने लग जाता है। बट जिनकी दूसरी प्रेगनेंसी है उनको लगभग 18 to 20 वीक्स के आसपास ऐसा लगता है कि कुछ जैसे बच्चे ने किक मारी या कुछ हिला पेट में, तो इसको हम फीटल मोमेंट्स बोलते हैं। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये 5वें-6ठे महीने पर ये स्टार्ट होता है हमको फील होना। ऐसा बोलते हैं कि वो पहली प्रेगनेंसी में बच्चा कैसा हिलता है, उसकी फीलिंग कैसे आती है कि अगर आप एक चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लें और वो चिड़िया फड़फड़ाए तो वो जो फीलिंग आती है वैसी पेट के अंदर फीलिंग आती है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में एक डायबिटीज़ आता है, हम लोग डायबिटीज़ में एक्स्ट्रा क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? क्या सारे डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है? डायबिटीज़ वाले में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क क्यों नहीं लेते? डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डायबिटीज़ उनको प्रेगनेंसी के पहले से है या प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई है, या फिर जो पेशेंट्स हैं जिनको PCOS की हिस्ट्री है, तो उनको, जैसे हमने थायराइड की बात करी, तो उनको, या जिनको ओबेसिटी है, या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको हम खास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड और बाकी टेस्ट के साथ HbA1c या डायबिटीज़ भी रूल आउट करने का टेस्ट करवाते हैं। अगर उस समय नहीं है तो नेक्स्ट स्टेज पे जो डायबिटीज़ होता है वो 7वें-8वें महीने पे मतलब डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, और उस समय हम स्टैंडर्ड फिर से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होती हैं, अलग अलग फास्टिंग पोस्टप्रेंडियल जैसे भी रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो हो सकती हैं। और अगर डायबिटीज़ है तो उस समय हमको स्ट्रिक्टली लास्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट करना है, ग्लूकोज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, क्योंकि बच्चे को और माँ को दोनों को उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा। हमको अपने साथ एक फिजिशियन को रखना पड़ेगा, साथ में हम खुद भी पेशेंट को न्यूट्रिशन काउंसलिंग देते हैं, बट ज़रूरत पड़े तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी हम करवा सकते हैं। इट इज़ बेटर कि हम लोग इंसुलिन पे रखें क्योंकि इंसुलिन से ब्लड शुगर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड IUFD मतलब बच्चा अंदर पेट के अंदर ख़त्म होने का रिस्क रहता है, और डायबिटीज़ में इंसुलिन के कारण बच्चे के शोल्डर्स थोड़े से बड़े रहते हैं, माथा बड़ा रहता है, तो बच्चा अटकने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज़ में यूजुअली हम लोग 38-39 वीक्स पे इलेक्टिव सर्जरी करने का सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मेली नीचे होती है, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं उसको, तो उनको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी में? पूरी प्रेगनेंसी में नहीं, वो कब डायग्नोस हुआ। जैसे कई बार तो क्या होता है 4-5वें महीने में वो ब्लीडिंग के साथ आते हैं, ठीक है, उसके बाद, या फिर सोनोग्राफी में हमने देखा होता है, अगर हमारे पास सोनोग्राफी में लो लाइन प्लेसेंटा है, लो लाइन प्लेसेंटा मतलब बच्चेदानी के मुंह के पास है प्लेसेंटा, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि किस तरह का उनको हैवी वर्क नहीं करना है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, या नीचे बैठना अवॉइड करना है, वो सब बताते हैं उनको। और ये चीज़ हमको फिर से 8वें या 9वें महीने में असेस करनी पड़ती है कि वो प्लेसेंटा ऊपर चली गई, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी हो रही है और बच्चा ग्रो हो रहा है तो 80 to 90% केसेस में प्लेसेंटा ऊपर चली जाती है। केवल 10 to 15%, 3 to 5% केसेस में ही मतलब वो नीचे रहती है। और अगर वो नीचे है तो अगेन उसमें हमारा ये क्राइटेरिया होता है कि वो लो लाइन प्लेसेंटा है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, वो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है उनका आगे डिलीवरी का मैनेजमेंट।
प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मली अगर पेशेंट को जल्दी ब्लीडिंग ज़्यादा चालू हो गई तो माँ की जान बचाने के लिए हमको सीजर करना पड़ता है, ना कि बच्चे की। और इसलिए हम लोगों का मेन टारगेट होता है कि बच्चे का जल्दी से जल्दी मैच्योरिटी पे पहुंच जाए 34-35 वीक्स पे, ताकि हम लोग उसको प्लेसेंटा प्रीविया को तुरंत डिलीवर करा सके। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट ऐसा होता है कि आप वोल्केनो के मुंह पे बैठे हो, कभी भी फट सकता है। हालांकि मोस्टली सारे प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग रिस्क नहीं लेते, हम लोग सीजर ही करते हैं। चलो अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जगह हम लोग थोड़े से फास्ट क्वेश्चंस करते हैं। मेहंदी लगानी चाहिए प्रेगनेंसी में? बिल्कुल लगा सकते हैं। हेयर डाई लगा सकते हैं? सब कुछ लगा सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं, क्योंकि उससे कोई ये एक्चुअली क्या है ना कि वो ऐसा बोलते हैं कि जब पीरियड कई बार डिले हो जाता है, पीरियड नहीं आ रहा होता है, तो बाल धोने से पीरियड आ जाता है। ये चीज़ वहाँ से चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिकली कुछ नहीं है। सेब खाएंगे या दूध खाएंगे तो बच्चा सफ़ेद होगा, या काली चीज़ खाएंगे तो बच्चा काला होगा, ऐसा कैसा सच है? बिल्कुल भी नहीं, बच्चा जेनेटिकली जीन से बना हुआ है और ये सब खाने पीने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अपनी धारणाओं के हिसाब से आप अपना खान पान रख सकते हैं। केसर खाने के लोग बहुत शौकीन हैं, केसर दूध में डाल के पियेंगे, प्रेगनेंसी में करना चाहिए? प्रेगनेंसी के बाद करना चाहिए, खासतौर से जब माँ दूध पिला रही है तो लैक्टेशन के समय आप बिल्कुल ये अच्छा पौष्टिक चीज़ें लीजिए। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा बच्चे रात को होते हैं, तो उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि रात को हुआ है बच्चा, पैदा रात को हुआ है तो रात को ज़्यादा रोएगा, दिन में सोएगा। ऐसा कितना सच? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे की लाइफ मतलब उसका साइकिल सर्कैडियन रिदम होती है, और बच्चे रात को भी सोते हैं, सुबह भी सोते हैं। मैं अहमदाबाद में था सिविल हॉस्पिटल में, तब ऐसा लोग बोलते थे कि 1-1.5-2 किलो घी खिलाओ लास्ट के हफ्तों में, तो वो घी के कारण बच्चा उसमें से फिसल के बाहर आ जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों का। भारी वजन उठा सकते हैं प्रेगनेंसी में? भारी वजन, बहुत हैवी वजन अवॉइड करना है, पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जैसे हमने पोस्चर की बात करी थी कि झुकना नहीं है नीचे। जैसे आपका आगे का बच्चा है, सेकंड डिलीवरी, तो बच्चे कई बार 10-12-15 किलो के होते हैं और वो ज़िद्दी करने लग जाते हैं, तो आप बच्चे को स्टूल पे खड़े होकर डायरेक्ट कंधे पे लीजिए, पेट पे प्रेशर मत दीजिए। तो हर वो काम जो आपके पेट पे प्रेशर नहीं आए वो संभाल के और आराम से पोस्चर के साथ करना है। नीचे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं? जो लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, जैसे हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो तो नीचे बैठ के खाना बनाते, खेतों में काम करते हैं, वो तो करते ही होते हैं। बट अगर जैसे जिनको हाई रिस्क केसेस है, सर्विक्स छोटा है, कोई प्लेसेंटा प्रीविया है, ट्विंस है, और जिन्होंने कभी नीचे बैठा ही नहीं है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। सीढ़ी चढ़ सकते हैं? बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ सकते हैं, जितना ज़रूरत है, पाँव संभाल के, शूज़ अच्छे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, मिथ्स, फैक्ट्स और बहुत सारी अवधारणाएं, उनको हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की। हो सकता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हो, आप हमको डायरेक्ट मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में करके बताएं, हम लोग उसका आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। थैंक यू, नमस्ते।